ये है स्टोरियस और आज मैं आपको सुनाऊंगा द आर्ट ऑफ सेडक्शन बुक का पार्ट 5। इस पार्ट से पहले हमने 4 पार्ट शेयर किए हैं जिनमें हमने सेडक्टिव प्रोसेस, सेडक्टिव कैरेक्टर्स, विक्टिम और सॉफ्ट सेडक्शन के बारे में बात की है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सेडक्शन एंड सोशल मीडिया। जब हम सेडक्शन वर्ड सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? सेडक्शन को एक से ज्यादा तरीकों से देखा जा सकता है और यह अपने अपने पर्सपेक्टिव का मैटर है। आजकल कोई अपनी चीजों को बेचने के लिए सेडक्शन का यूज करता है, कोई अपने आप को बेचने के लिए सेडक्शन का यूज करता है, या कोई किसी को चीट करने के लिए सेडक्शन का यूज करता है। अगर सेडक्शन को मेल फीमेल से अलग करके देखा जाए तो सेडक्शन हमारे सामाजिक दायरे में हर जगह देखा जा सकता है। सेडक्शन वर्ड सुनते ही एक वर्ड में ऐसा लगता है मानो पूरे सोशल मीडिया के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया गया हो। वैसे तो सोशल मीडिया हमारी लाइफ में एंटर कर चुका है और धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन ही हो रहा है, पर हम कब सोशल मीडिया के सेडक्शन में फंस जाते हैं ये हमें पता नहीं चलता। हमें सोशल मीडिया पर कोई एक गलत इन्फॉर्मेशन दिखती है और हम तुरंत उसे दूसरों को ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं, ये जाने बिना कि वो सही है या गलत। हमें ये भी बहुत इच्छा होती है कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें, और इसी से इंस्पायर होकर हम सेडक्शन के जाल में फंस जाते हैं। और तब शुरुआत होती है एक झूठी इमेज की जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हम ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहते कि सोशल मीडिया बुरा है। हम ये कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया का यूटिलाइज होना चाहिए, उसका कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि मैं किसी को इम्प्रेस करना चाहता हूँ और मैं अपनी फोटोज सोशल मीडिया पर अपलोड करता हूँ। मान लीजिए कि मेरे चेहरे पर कोई दाग है, निशान है, तो एक्चुअल में तो ये होना चाहिए कि मैं अपनी फोटो को एज इट इज अपलोड कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं उस फोटो को सबसे पहले किसी सॉफ्टवेयर के या एप्लीकेशन के अंदर लेकर जाऊंगा, उस निशान को हटाऊंगा, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट सब बढ़ाकर उसको बहुत अच्छे से सुंदर बनाकर फिर अपलोड किया जाएगा, ताकि जिन लोगों को मैं इम्प्रेस करना चाहता हूं उन्हें इम्प्रेस कर सकूं। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अपने चेहरों से फिल्टर को हटाकर दुनिया के सामने आना सीखिए। आप जैसे हैं, आप जैसे दिखते हैं, दुनिया आपको वैसे ही एक्सेप्ट करे, ये बहुत जरूरी है। कई बार हम दुनिया को दिखाने के लिए अपने शौक भी छुपा कर रखते हैं। मान लीजिए किसी को पुराने दौर के गाने पसंद हैं, लेकिन आपको ट्रेंड में भी रहना है, तो आप लोगों के सामने इस तरह से दिखाते हैं कि आपको तो बस ट्रेंडी सॉन्ग और मॉडर्न म्यूजिक ही पसंद है, जबकि आपको अंदर से पता है कि आपको किस तरह का संगीत पसंद है। जो लोग अपनी असलियत को दुनिया के सामने लाने में झिझकते नहीं हैं, एक्चुअल में वो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड के होते हैं। जैसे जैसे आप पर सोशल मीडिया में फेमस होने का दबाव बढ़ने लगता है तो आप वो चीजें करने लगते हैं जो दूसरों को कूल लगती हैं, पर हो सकता है कि अंदर से आपको वो सब करना बिल्कुल भी पसंद ना हो। तो आप बताइए, सोशल मीडिया में ऐसा क्या है जो इतना अट्रैक्टिव है कि ये हम में से कई लोगों के लिए लत बन गया है, बहुत एडिक्टिव हो गया है। यहाँ तक कि पॉलिटिक्स में भी लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए सोशल मीडिया का भारी तौर पर यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके इस सोशल मीडिया के सेडक्शन पर क्या थॉट्स हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और बताएं कि आप किस तरह का बदलाव चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेडक्शन इन पॉलिटिक्स। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है कि पॉलिटिक्स में हम उन्हीं कैंडिडेट की ज्यादा बात करते हैं जो फेमस होते हैं। हम उन कैंडिडेट के बारे में कुछ कहानियां बनाकर जनता में इस तरह से फेमस कर देते हैं कि लोग उनको वोट देना शुरू कर देते हैं। 1990 के डेकेड के मिड में सिल्वियो बर्लुस्कोनी ने, जो 3 बार इटली के प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने तैयारी शुरू की कि अपने डेथ के बाद लोग उन्हें कैसे याद करेंगे। मिलान के पास अर्कोर में अपने करोड़ों यूरो के विला के फील्ड पर उन्होंने एक बहुत बड़ा बेसमेंट में एक टॉम्ब का डेवलपमेंट शुरू किया, जहां उन्होंने अपने करीबी दोस्तों, फैमिली मेंबर्स और रोमांटिक पार्टनर्स के लिए तैयार की गई 30 से ज्यादा दूसरी कब्रों से घिरा होने की योजना बनाई। प्लानिंग आमतौर पर बर्लुस्की की थी, बहुत ग्रैंड, भड़कीली और बेतुकी प्लानिंग। उन्होंने उस मकबरे के आसपास में बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियां बनवाई, बहुत सारे गलियारे बनवाए और मूर्तियां बनवाई, जिसे पिएत्रो कैसेला मूर्तिकार ने बनाया था। पिएत्रो ने बताया कि कोई भी मूर्ति या कोई भी स्ट्रक्चर इस तरह का पेनफुल या दुखद न बनाया जाए कि लोगों को उससे परेशानी हो।
बर्लुस्कोनी में खुद को फेमस करने की इतनी चाहत थी कि उसने अपने मरने के बाद के मकबरे का अपने जीते जी ही इंतजाम करवा लिया था। 2023 में लगभग 30 साल बाद बर्लुस्कोनी, जिसकी 86 साल की उम्र में डेथ हो गई, उन्हें वहीं दफनाया गया जहां उन्होंने पहले से ही मकबरा तैयार किया था। वो 3 बार इटली के प्राइम मिनिस्टर कैसे बने, क्यों बने? क्योंकि वो बहुत फेमस थे। उन्होंने खुद को फेमस करवाया, फिर उसमें चाहे कोई बेतुके रीजन क्यों ना हो। बर्लुस्कोनी को बहुत अच्छी तरह से आता था कि जनता को कैसे सिड्यूस करना है। सबसे बढ़कर बर्लुस्कोनी एक बहुत बड़ा सिड्यूसर था। वो क्रूज शिप क्रूनर के रूप में काम करते हुए अपने शुरुआती दिनों से लेकर रियल एस्टेट सेल्समैन के रूप में और अपने ओनरशिप वाले चैनल्स पर टेलीविजन शो में इटालियंस को देखकर मुस्कुराते हुए एक पॉलिटिशियन के रूप में अपने दर्शकों तक बर्लुस्कोनी का ध्यान एक ही चीज पर फोकस था कि सामने वाले को कैसे जीतना है। बर्लुस्कोनी किसी भी नंबर में लॉज और मोरल बाउंड्रीज को क्रॉस करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने लोकल टेलीविजन स्टेशनरों का एक कलेक्शन खरीदकर और उन सभी को एक ही शो के साथ चलाकर एक नेशनल नेटवर्क के डेवलपमेंट पर बैन को इग्नोर करते हुए इतालवी लॉज की खामियों पर अपना टेलीविजन एम्पायर एस्टेब्लिश किया। बर्लुस्कोनी जैसे कोई एक पॉलिटिशियन नहीं है, ऐसे बहुतेरे हैं जो जनता को सिड्यूस करते रहते हैं और जनता कई बार ना समझे और कई बार जानबूझकर सिड्यूस हो जाती है। अगला पॉइंट है सिडक्शन इन डेली लाइफ। सिडक्शन को अक्सर गलत समझा जाता है और इसे मैनिपुलेशन और फ्रॉड जैसे नेगेटिव थॉट्स के साथ जोड़ा जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिडक्शन जो है वो एकदम परफेक्ट पावर है जिसका यूज हम लॉयल्टी और ट्रूथनेस के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स ने अपनी स्टडीज में ये भी पाया कि क्यूबा जैसी कंट्री में एक ऐसा कल्चर है जो सिडक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यूज करता है। क्यूबा में एक डांस फॉर्म है रूम्बा। ये डांस फॉर्म ब्लैक स्लेव्स के शुगर प्लांटेशन के टाइम पर जन्मा था। ये वैसे ही फेमस हुआ जैसे वहां की सिगार थी और वहां का नेशनल आइकन बना। कुछ साल पहले यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल हेरिटेज घोषित कर दिया। रूम्बा डांस क्यूबा वासियों के खून में संरक्षित है और उनकी डेली लाइफ में एक रिदम बनाने के लिए बहुत हेल्प करता है। क्यूबा के राइटर और आर्टिस्ट गिल्ड के प्रेसिडेंट मिगुएल बार्नेट ने एक बार कहा था कि ये स्लेवरी के टाइम में शुगर प्लांटेशन और आस पड़ोस में पोर्ट्स पर रेलवे लाइनों पर बनाई गई लाइफ के जॉय को प्रेजेंट करता है। जहां पर भी कोई स्लेव काम करता था उसे फ्रीडम और क्योर करने के लिए अपने स्पिरिचुअल और रिलीजियस सॉन्ग्स की जरूरत होती थी। इस डांस का एवोल्यूशन और डेवलपमेंट 18वीं सेंचुरी के एंड से 19वीं सेंचुरी तक हुआ। इसमें जिस तरह से एक्शन किए जाते हैं, जिस तरह के डांस स्टेप्स होते हैं, वो किसी बाहरी इंसान को तो अजीब लग सकते हैं, लेकिन अफ्रीकी ढोल की थाप और उसके डांस के स्टेप सिडक्शन को बेशक दिखाते हों पर वो उनकी संस्कृति का हिस्सा है। अफ्रीकी रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसे डांस की फॉर्म में रूम्बा की रूट से जोड़ सकते हैं। सिडक्शन को 5 चीजों का कॉम्बिनेशन माना जाता है। पहला चार्म, दूसरा कनेक्शन, तीसरा वल्नरेबिलिटी, फोर्थ प्राइड, फिफ्थ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सिक्स्थ अपील। सिडक्शन कोई साइंस नहीं है, ये एक आर्ट है जिसे सीखा जाता है, सिखाया जाता है और इसमें एक्सपर्ट बना जाता है। अब बात करेंगे सिडक्शन के 4 फैक्टर्स की कि किस तरह से इन 4 फैक्टर्स में आप महारत हासिल करके एक्सपर्ट बन सकते हैं। फर्स्ट है डिजायर, जाने कि आप क्या चाहते हैं और उसको फॉलो करने की डिजायर रखें। जब आप अपनी डिजायर्स के लिए बहुत क्लियर होंगे और एश्योर होते हैं तो उन डिजायर्स को पूरा करना बहुत आसान हो जाता है। सेकंड है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सिडक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। शायद यही एक ऐसी स्पेशलिटी है जो लोगों को लाइफ में सबसे ज्यादा पीछे रखती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से ही लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों से दूर हो जाते हैं। आप चाहे गरीब हो या अमीर हो या आपके पास बहुत कम रिसोर्सेज हो, तब भी आप उनको समेटें और अपने फ्यूचर के लिए उनका इस्तेमाल करें। थर्ड है बॉडी लैंग्वेज। दूसरे आदमी को यह बताने के लिए इसका इस्तेमाल करें। अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताएं कि आप क्या चाहते हैं और इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि आप क्या नहीं चाहते हैं। बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता देती है। इफेक्टिवली अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझाना आना चाहिए। इसकी वजह से दूसरे लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को
समझना भी आना चाहिए, जिससे कि आप दूसरे लोगों को समझ सकते हैं और उन्हें सिड्यूस कर सकते हैं। फोर्थ है अराउजल, मतलब एक्साइटमेंट। किसी को इफेक्टिवली अट्रैक्ट करने के लिए एक्साइटमेंट जरूर होना चाहिए। जो बहुत महान सेल्समैन होते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी कस्टमर को क्या चाहिए और उन्हें कैसे अट्रैक्ट किया जाए। ध्यान दें और आपको पता चल जाएगा कि दूसरे लोग क्या चाहते हैं। अब बात करेंगे सिडक्शन में गलतियों की। सिडक्शन में सबसे बड़ी गलती बहुत अच्छा होना है। अगर आप दिखाते हैं कि आप बड़े नाइस हैं, सबसे पहली गलती आप यही करते हैं। किसी भी क्वालिटी का टू मच होना, चाहे वो टू मच नाइस होना ही क्यों ना हो, वो भी बहुत खतरनाक है। दूसरा आदमी उसका फायदा उठा सकता है। सबसे पहले शायद आपकी काइंडनेस अट्रैक्टिव हो सकती है, लेकिन जल्दी ही ये बहुत बोरिंग हो जाएगी और आपको सामने वाले को खुश करने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ये एक तरह से इनसिक्योरिटी को जन्म देती है। अपने टारगेट्स को बहुत ज्यादा अच्छाई से लादने से अच्छा है कि थोड़ा सा उनको पेन में भी रहने दें। हमेशा आपका अवेलेबल होना जरूरी नहीं है। किसी भी रिलेशनशिप में दो लोग हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें ढूंढना चाहते हैं, चाहे वो बुरी ही क्यों ना हो। तो कई बार उनको पेन भी अट्रैक्टिव लग सकता है। दूसरी गलती ये होती है कि हम कुछ ज्यादा ही जरूरतमंद होते हैं और हमारी जरूरतों से परेशान होकर सामने वाला हमसे बचने लगता है। अगर हमारी लाइफ में तरह तरह के इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि हमें ड्राइंग करना या म्यूजिक या कुछ भी तरह तरह की एक्टिविटीज नहीं है, तो वो हमें कई बार दूसरों के लिए थोड़ा बोरिंग बनाता है। लेकिन हर केस में ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप पागलों की तरह किसी एक ही इंसान को चेज करते रहेंगे तो आप अपनी वैल्यू खो बैठेंगे और सिडक्शन का रूल इसके एकदम अगेंस्ट है। एक और बड़ी गलती है बहुत जल्दी रिएक्ट करना। कि सबसे पहले तो आप सिग्नल्स को पढ़ना सीखें। अगर सामने वाला आपके लिए अवेलेबल नहीं है, थोड़ा वेट करें। हो सकता है कि आपको टेस्ट ट्यूब में रखा गया हो, आपको टेस्ट किया जा रहा हो। अगर आपके बिहेवियर में चापलूसी है और आप बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं तो ये भी अच्छा आइडिया नहीं है। किसी को क्लस्ट्रोफोबिक महसूस कराना किसी भी चीज की अच्छी शुरुआत नहीं है और इससे उन्हें लगेगा कि आप कुछ हद तक उनको चेज कर रहे हैं। एक और बड़ी गलती, आप अपना सारा टाइम एक साथ बिताने लगते हैं। दो लोग हमेशा एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को स्पेस ही नहीं देते, हर जगह साथ जाते हैं, सारे काम एक जैसे करते हैं। अब आप अपने पुराने दोस्तों से भी नहीं मिलते, बुक क्लब में नहीं जाते, किसी फ्रेंड के साथ घूमने नहीं जाते। मतलब आपका रूटीन एक तरह से एक दूसरे के लिए ज्यादा हो गया है। आपके पेरेंट्स ने आपको कई हफ्तों से नहीं देखा, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो इसे सियामीज ट्विन सिंड्रोम कहा जाता है। आप और आपका पार्टनर एक दूसरे पर ज्यादा से ज्यादा डिपेंड होने लगते हैं और आप दोनों अपने पुराने दोस्तों से दूर होने लगते हैं। एक दूसरे के लिए अपनी पर्सनल आइडेंटिटी छोड़ना एक ऐसी चीज है जिसका लंबे टाइम में हमेशा बहुत खराब इफेक्ट आता है। इस तरह के रिलेशनशिप में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करने लगता है और सामने वाले को हल्के में भी लेना शुरू कर देता है, क्योंकि वो तो उनके लिए हमेशा अवेलेबल है। और इस तरह से दो में से एक पर्सन अपने रिश्ते पर कम एफर्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि सामने वाला तो सारा काम कर ही देगा। किसी को भी किसी और की खुशी के लिए पूरी तरह रेस्पॉन्सिबल महसूस कराना पसंद नहीं होता। सभी लोगों को अपनी पर्सनल पहचान बनाए रखना इम्पोर्टेंट लगती है। किसी और के लिए आप जो हैं उसे मत बदलें। अगर वे आपसे उस रूप में अफेक्शन नहीं रखते हैं जैसे आप हैं, तो वे आपसे बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं रखते हैं। अब बात करेंगे स्पिरिचुअल सिडक्शन की। कुछ सालों से आपको एक चलन देखने के लिए मिला होगा जिसमें कोई एक धर्म गुरु है और उसे फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये फॉलोअर्स अपने धर्म गुरु की कही हुई हर बात को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि यहाँ पर भी सिडक्शन काम करता है। कुछ ना कुछ इस तरह की तरकीब है जिससे कि लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। आपने ओशो रजनीश का नाम सुना होगा, जिन्होंने 1970 से 80s के दौर में यूरोप में बहुत पॉपुलैरिटी पाई थी। स्पिरिचुअलिज्म को समझाने के लिए उन्होंने अतरंगी तरीके अपनाए। अगर आप डिटेल में उनके बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो तरीके सिडक्शन से कितने रिलेटेड थे। सिडक्शन का स्पिरिचुअल चीजों से जुड़ना कोई अजीब बात नहीं है। अगर देखा जाए तो सिडक्शन हर उस चीज में है जो आपको अट्रैक्ट करती है। एक आदमी था जो ग्लैस्टनबरी में रुका, जहां पर एक स्पिरिचुअल सेंटर था। वहां वो एक स्पिरिचुअल टीचर से मिलता है। उस स्पिरिचुअल टीचर की एंट्री एक रॉक स्टार की तरह की थी। कमरे में रोशनी से वो और चमक रहा था। क्या ये उसका ऑरा था? सब लोग सरप्राइज थे।
वो आदमी जो उस स्पिरिचुअल सेंटर में आया था वो काफी इम्प्रेस था और उसे लगा कि उसको वो बिग इट मिल चुका है। बिग इट का मतलब है कि उसको जिस चीज की तलाश थी वो मिल चुकी है। जब स्पिरिचुअल जर्नी में किसी तरह का खराब सडक्शन एंटर कर जाता है तो उसमें शोषण के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कई बार इस तरह के स्पिरिचुअल टीचर आपको गलत चीजों को सही तरीके से दिखाकर आपको इम्प्रेस कर सकते हैं और आपको वो गलत चीजें भी सही लगने लगेंगी। क्या आप ऐसे लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं जो आपके इक्वली लेवल पर वाइब्रेशन मैच करते हैं? क्या आप स्पिरिचुअली अवेकनिंग ह्यूमन के रूप में अपने एक्सपीरियंस शेयर करते समय स्पिरिचुअली अट्रैक्ट हो रहे हैं? जब दो लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं तो उसमें एक अच्छा सडक्शन होता है। जब उनकी डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी एक ही लेवल पर मिलती है और वे दोनों एक दूसरे के डेवलपमेंट में काम करते हैं तो इस तरह का सडक्शन स्पिरिचुअलिटी में बड़े काम का होता है। अगर ये सडक्शन स्पिरिचुअल जर्नी में किसी दूसरे की लाइफ को बेहतर बना रहा है तो ये काम का है। मेडिटेशन और मेडिटेशन के टाइम पर आपको मैसेज मिलना और उसको फॉलो करना आपको स्पिरिचुअली अट्रैक्ट बनाने में हेल्प करता है और इस तरह आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस जारी रहती है। आपने देखा होगा कि जो लोग दुनिया में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं क्योंकि वो उनकी अच्छाइयों से अट्रैक्ट होते हैं। यही स्पिरिचुअल सडक्शन है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की जो है इविल सडक्शन। हर कोई सोचता है कि किसी के नुकसान की इच्छा करना या इन रियलिटी उन्हें चोट पहुंचाना बुरा काम है। लेकिन क्या आप कभी अपने डार्क साइड से सिड्यूस हुए हैं या आपको आपकी डार्क साइड ने मैनिपुलेट किया है? कभी कभी अपने गोल्स को पाने के लिए दूसरे लोगों को टूल की तरह से यूज करना बहुत इजी होता है। अगर आप अपने काम में बेस्ट बनना चाहते हैं तो आपको बस अपने कलीग्स के ऊपर से गुजरना होगा। आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए ये बहुत शॉर्टकट है और ये आपको कम ऑब्स्टेकल्स के साथ ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। क्या हम सब इसकी इच्छा नहीं रखते? कम से कम थोड़े से ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर इस तरह की फीलिंग्स रहती हैं। ह्यूमन हमेशा इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहता है। हमें वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लंबे टाइम तक इंतजार नहीं कर सकते। हम में से ज्यादातर यही चाहते हैं कि वो अपने गोल्स तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। जो लोग इस तरह की बुराई में उस फ्लो में बह जाते हैं वो इसी तरह से सोचते हैं। वे लोगों के साथ ह्यूमन जैसा बिहेव करना बंद कर देते हैं और उन्हें अपने फायदे के लिए टूल्स की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जॉर्ज लुकास ने कहा था कि सेल्फिश लोग हमेशा डार्क साइड में रहते हैं और कंपैशनेट लोग हमेशा लाइट साइड में। दूसरों के लिए दया दिखाना, दूसरों की हेल्प करना, अपने बारे में ना सोचना, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना, ये चीज आपको वो खुशी देता है जो आपको किसी दूसरे तरीके से नहीं मिल सकती। हम सभी अच्छे लोगों से मिले हैं जो बुरे बन गए, जो लोग चालाकी करने लगे, जिन्होंने ऐसे काम करने शुरू कर दिए जिससे वे घबरा जाते थे। लेकिन यही अच्छे लोग अचानक से शॉर्टकट्स क्यों ढूंढने लगते हैं? क्यों ये बुरे सडक्शन में फंस जाते हैं? इसका रीजन है कि इन्हें कंपटीशन में बने रहना है और कहीं ना कहीं ये दूसरों से मैनिपुलेट भी हो जाते हैं। इसी वजह से ये इविल सडक्शन का शिकार होते हैं। एक के बाद एक ईमानदारी से हम अपनी प्रॉब्लम पर जब काम कर रहे होते हैं तो कोई भी सोल्यूशन ना मिलते हुए देखकर हम उन प्रॉब्लम से थक जाते हैं जिनका हमने सामना किया था और यहीं से स्टार्ट होती है फ्रस्ट्रेशन और एंड में हम पर ये इविल सडक्शन कब्जा कर लेता है और हमें ऐसे लोगों में बदल देता है जो हम नहीं बनना चाहते। जिन लोगों के साथ मिसबिहेव किया जाता है वो एंड में खुद मिसबिहेव करने वाले बन जाते हैं। जिन लोगों को खूब क्रिटिसाइज किया जाता है वो एक दिन अपने आप में ही बहुत बड़े क्रिटिक बन जाते हैं। आपने देखा होगा स्कूल में बुली करने वाले जो बच्चे होते हैं, दरअसल वो जन्मजात ऐसे नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें किसी ने बुली किया होता है जिसकी वजह से वो सेम काइंड ऑफ बिहेवियर दूसरे बच्चों के साथ करते हैं। शायद उनके फादर ने बुली किया हो, उनकी मदर ने, या फैमिली के किसी मेंबर ने, या कोई भी हो सकता है। इतने पेन के बाद वो बेवकूफ बनना बंद करने का डिसीजन लेते हैं और लोगों के साथ वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं जैसा उनके साथ होता है। हमें इस बात का रियलाइज ही नहीं होता कि हमारे किए हुए बुरे काम का निशाना
अक्सर इनोसेंट लोग होते हैं, एक ग्रुप जिसमें हम कभी शामिल थे। बाय बर्थ कोई भी बुरा नहीं होता है, हम लोग एक दूसरे से ही सीख सीख कर बुराइयों को आगे बढ़ाते रहते हैं। इविल सेडक्शन की एक और सेडक्टिव क्वालिटी है कि जो हमें लोगों के बजाय दूसरों को इंस्ट्रूमेंट मानने के लिए फोर्स करती है। जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग अपने बुरे कामों के जरिए पावरफुल बन गए तो हम उनसे नफरत करते हैं, हम उनसे जेलसी करते हैं। जब वे इतने बुरे लोग हैं तो वे इतने लकी कैसे हो सकते हैं? ये सभी नेगेटिव इमोशंस हमें उनके कामों की नकल करने के लिए इंस्पायर करती है, क्योंकि हमारा ऑनेस्टी वाला जो कैरेक्टर है हमें वो लग नहीं दे रहा है जो उन लोगों को मिला है। अगर हम अपनी आंखें खोलें तो हमें रियलाइज होगा कि हमने खुद को जहर बनने दिया है। यह ऐसा है जैसे हम सड़े हुए सेबों से घिरे फलों के कटोरे में हैं। खुद को उस सिचुएशन से, उन लोगों से दूर नहीं कर पाने पर हम भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं उस सिडक्टिव बुराई से पोल्यूटेड होकर, जिसकी वजह से हम लोगों के साथ अपनी जरूरतों को पूरा करने के इंस्ट्रूमेंट की तरह बिहेव करते हैं, या बस उस घाव पर नमक छिड़कते हैं जो कभी हमें दिए गए थे, तो हम भी दूसरों को हर्ट करने लगते हैं। तो यहाँ पर द आर्ट ऑफ सेडक्शन का ये पार्ट खत्म होता है। आपने इस पार्ट के अंदर सीखा सोशल मीडिया में किस तरह से सेडक्शन हावी होकर लोगों को कंफ्यूज करता है। जाने अनजाने ही डेली लाइफ में भी सेडक्शन का बहुत यूज होता है। बुक के इस पार्ट की समरी के साथ में आप बाकी के 5 पार्ट्स को सुनना ना भूलें, तभी आप कंप्लीट बुक समरी सुन सकते हैं। बाकी पार्ट्स में बुक के अलग अलग सेक्शंस को कवर किया गया है। काफी सारे ब्लॉग्स और आर्टिकल से भी कुछ पॉइंट्स लिए गए हैं। आपको इस बुक समरी से क्या सीखने को मिला कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर किसी ने अपनी पर्सनल लाइफ में इस बुक समरी के ट्रिक्स को यूज किया है और उससे उनको फायदा हुआ है तो जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बुक समरी के बाकी पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप बाकी पार्ट्स भी सुन सकते हैं। अगर आप स्टोरीज पर नए हैं और आपने अभी तक स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नई वीडियोस के लिंक जल्दी मिल सके। अब मैं लेता हूं आपसे विदा, फिर मिलेंगे आपसे एक नई बुक समरी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।